इस हिंदुस्तान के संविधान को कमजोर करने में तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही काम कर रही है, जो सरेआम कह रही है कि हम इस देश में समाजवाद को नहीं मानते, हम धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, हम बाबा साहब में कोई आस्था नहीं रखते। ये राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद, जिनके मंदिर जाने पर मंदिर को धुलवा दिया जाता है, राम मंदिर के उद्घाटन में उनको बुलाया नहीं जाता है, सीजेआई पर जूता फेंका जा रहा है, आईपीएस पूरन को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो आप उन लोगों से समझिए, वो लोग सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित हैं। कई लोग बार बार पूछते हैं, विशेष रूप से जो नोएडा की मीडिया है वो बात करती है क्या संविधान को कहाँ खतरा है, आप लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं संविधान को खतरा है, संविधान को क्या हो गया। तो मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें मैं सोच रहा था कि आपसे चर्चा करूं कि संविधान को कैसे कैसे खतरा हो रहा है और क्या मुश्किलात आ रही हैं। सबसे पहली तो जो आप लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी थी संविधान की वजह से, सरकारी नौकरी लगी थी, 70-80 तक के दशक तक लगी, 90 के दशक तक भी लगी, तो वो पीढ़ी जो थी अपने घर मकान बना लिए थे, गांव से शहरों की तरफ आ गए थे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया था और थोड़ी सी तरक्की उन्नति कर ली थी और थोड़ी आंखों में आंखें डालकर बात करनी शुरू करी थी। लेकिन फिर इन मनुवादी लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से ताकतवर हो रहे हैं, एम्पावर हो रहे हैं, तो इनको कैसे रोका जाए। तो उसी की साजिश 2004 में हुई और आप लोगों की नौकरियों पर कुठाराघात हुआ, जिसमें कि आप ग्रुप ए और बी में तो कहीं थे ही नहीं, ग्रुप सी और डी में जहां थे उसको भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी में करके आज आप 10 से 12 हजार रुपए के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहोगे। जब आपको खाने पीने की टेंशन रहेगी, घर गृहस्थी चलाने की समस्या रहेगी, तो आप सामाजिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे। यहाँ बहुत से लोग आकर मंच पर बोलते हैं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अरे भैया, पहले जिसके घर में खाने को होगा वो आगे समाज की लड़ाई लड़ेगा। तो इस सब को इस सरकार ने बड़ी चालाकी से खत्म करने का काम किया है, आरक्षण को डाइल्यूट करने का काम किया है। आरक्षण पर बहुत लड़ाई हो रही है, अभी तो इन बिटवीन भी आरक्षण पर लड़ाई हुई। लेकिन इस आरक्षण में आप देखिए कि कितनी सारी नौकरियां ये लोग निकाल ही नहीं रहे। मैंने खुद अपनी एक आरटीआई करी और उसमें मैंने पाया कि अभी पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां निकली सरकारी, तो मात्र सरकार ने 429 नौकरियां निकाली हैं। कितनी? 429 नौकरियां। तो आप आरक्षण का झुंझुना लेकर घूमते रहिए, इस संविधान की बात करते रहिए, संविधान है, नौकरियां आपकी निकल ही नहीं रही। आपके बच्चे एमबीए पढ़ो, इंग्लिश आती हो ना आती हो, हिंदी में पढ़ो, साहित्य करो, पीएचडी करो, जब सरकार आपको नौकरी देगी नहीं तो उस पढ़ाई का क्या फायदा है। तो ये एक तरीके से हमें अब करना क्या पड़ेगा। आज हम घरों में सुरक्षित नहीं है। मनीषा वाल्मीकि हाथरस कांड आपने देखा, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, उस परिवार को चारों तरफ से कैद कर दिया गया है। कोई उनसे बातचीत नहीं करता, उनको कोई रोजगार काम नहीं देता, शहर में उनको शिफ्ट करना था, सरकार उनको शिफ्ट नहीं कर रही, और जितने दरिंदे थे सब छुट कर आ गए हैं। उन्नाव रेप केस में उसको कुलदीप सेंगर को बेल मिल गया। पहलवान जो थी हमारी रेसलर्स, उनको ब्रजभूषण शरण ने घसीट घसीट कर पीटा, मोलेस्ट किया, उसके साथ सरकार खड़ी रही। किस तरीके से ये लोग समाज के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। एट्रोसिटी, ये पूरा डाटा है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि दलितों पर, माइनॉरिटीज पर इस पिछले 10 साल में, जब से ये राइट विंग की सरकार आई है, 4 गुना मामले बढ़े हैं। हम खुद अभी गणेश वाल्मीकि के यहाँ गए, पीट पीट कर एक जवान लड़के 17 साल के बच्चे को मार दिया गया। अभी लिंचिंग करके हरिओम वाल्मीकि को मार दिया गया। आज कुछ लोग बांग्लादेश में जब किसी हिंदू की डेथ होती है, वो भी गलत है, उसके लिए तो यहां पर आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन जब हरिओम वाल्मीकि को मार दिया गया उसके लिए क्यों नहीं आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की जुबान खुलती है। जब गणेश वाल्मीकि को मार दिया जाता तब ये क्यों नहीं बोलते हैं। जब मनीषा वाल्मीकि के साथ हाथरस कांड होता तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं। और नया काम क्या कर रहे हैं। मैं संविधान का पहला ही पन्ना पढ़ रहा था, तो उस पन्ने में गौहर रजा साहब की मैं सुन भी रहा था एक दिन डिबेट बाबाओं पे, उसमें लिखा था, हम भारत के लोग संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा का अवसर की समता प्राप्त करने देते हैं। यानी हमें हर अपने धर्म मानने की, नया धर्म बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता इस भारत के संविधान में मिली। लेकिन देख क्या रहे हैं, अभी मुहर्रम आती है, ईद आती है, ये सारे हिंदूवादी संगठन मस्जिदों के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। अरे भैया, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या। अभी चर्च, क्रिसमस आया परसों, कितनी जगह क्रिसमस में ये लोग गिरजाघरों में पहुंच गए,
और वहां पर बदतमीजियां कर रहे हैं। जो सेंटा क्लॉज एक प्रतीक था खुशहाली का, बच्चों को प्यार करने का, टॉफी देते थे, उन सेंटा क्लॉज जो लोग बने उनको मारा पीटा जा रहा है। जो उनकी टोपियां बेच रहे हैं उनको ये कौन सा हिंदुस्तान बन रहा है? फिर कह रहे हैं कि संविधान को खतरा नहीं है। जब अकलियत सुरक्षित नहीं है, जब माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, आप बाहर में विदेश में जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उसकी तो चिंता कर रहे हैं, और अपने देश की माइनॉरिटीज को आप मार रहे हैं। तो ये लोग कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हैं, कौन से भारत को बना रहे हैं? इस पर बड़ा गंभीर सोचना पड़ेगा। और ये खाली आप सोच लीजिए हमारे आपके बस की बात नहीं है। देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी कांग्रेस के चलते चुनाव में 2024 में पूरे अकाउंट फ्रीज कर दिए और खाते लॉक करके कह दिया जी आपने कोई पता नहीं 20 साल पुराना कोई टैक्स नहीं दिया था। अब आप सोचिए क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? सत्ता पक्ष विपक्ष को खाते सीज करके कहता अब लड़के दिखाओ चुनाव। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को आया है, और दूसरे नंबर की जो पार्टी है उसके पास मात्र 50 करोड़ रुपए हैं। तो 50 करोड़ वाला जीतेगा कि 10,000 करोड़ वाला जीतेगा? जो पार्टी अभी 10 साल से सत्ता में, उसके हजारों दफ्तर बने हुए हैं। आज विपक्षी पार्टियों के चीफ मिनिस्टर तक सुरक्षित नहीं है। हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, केजरीवाल को जेल में डाला गया, सोनिया गांधी राहुल गांधी को झूठा फर्जी मुकदमा बनाकर नेशनल हेराल्ड जो उनका खुद का अखबार है, जिसमें कोई लेन देन नहीं हुआ, जिसमें कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, जिसमें उन्होंने कोई उनसे फायदा नहीं लिया, कोई बेनिफिट नहीं लिया, उस पर 7 साल उनके खिलाफ झूठा अनर्गल मुकदमा चलाया गया। परसों डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, उनकी छवि को टार्निश करने के लिए 2G स्पेक्ट्रम, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे अनाप शनाप आरोप लगाए गए। एक उठा के पागल सन की महाराष्ट्र ने कहां से उठा के ले आए थे, कौन था वो? रामलीला मैदान में एक देश की अनोखी लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये सब लोग, एक आरएसएस जो है इस काम को करने के लिए कितना प्लान करती है। आज भारतीय समाज निर्माण संघ एक संगठन है, कितनी मुश्किल से ये कार्यक्रम करते हैं। 50-50 हजार रुपए के हॉल बुक करना है, खाना करना है, लोग चंदा जुटा जुटा कर एक कार्यक्रम 1 साल में कर पाते हैं। और ये जो अनरजिस्टर्ड संगठन है जिसकी 100वां साल मन रहा है अभी 2025 में, आप सोचिए इस संगठन ने आज तक देश के संविधान में इसकी आस्था ही नहीं है। ये आज हमें देशभक्ति का ज्ञान पढ़ा रहे हैं, इसने खुद अपने को रजिस्टर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो संगठन रजिस्टर्ड हो जाएगा फिर सरकार उसकी बैलेंस शीट मांगेगी, ऑडिट रिपोर्ट मांगेगी, इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, एटीजी के दायरे में आ जाएगा, एफसीआरए के दायरे में आ जाएगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा। वो संगठन बिगर हिसाब किताब दिए करोड़ों रुपए का दफ्तर झंडेवालान में बना रहा है, केशवकुंज में करोड़ों रुपए का दफ्तर नागपुर में बना रहा है, और हजारों नहीं लाखों उनके प्रचारक। हमारे पास तो बीर सिंह जी जैसे एक प्रचारक है, हम इनको कहीं रुकवाना चाहें, इनको कहीं भेजना चाहें, 5 बार हमें सोचना पड़ता कि कैसे इनके टिकट बुक करें। इनके लाखों प्रचारक पिछले 100 साल से कौन इनको फंडिंग कर रहा है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या संविधान की अवहेलना नहीं है कि एक संगठन खुलेआम रिश्वत ले रहा है? किनसे ले रहा है, कौन से देशों से ले रहा है, कहां से उसकी फंडिंग आ रही है, उसका कोई सोर्स उजागर नहीं हो रहा, तो रातों रात कौन भूत आकर इनके दफ्तर बना जा रहा है? आप बताइए, 50 मंजिल की बिल्डिंग है जो कई सौ करोड़ रुपए की कैसे बन रही है, और जांच एजेंसी चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, क्यों नहीं जांच कर रही है? सुप्रीम कोर्ट जो यहां बैठा है इसको सुओ मोटो क्यों नहीं ले रहा है कि आज इतना बड़ा संगठन जो अनरजिस्टर्ड है वो क्यों नहीं हिसाब के खाते दे रहा है? कौन सा ऐसा देश है जो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है? क्योंकि इस हिंदुस्तान के संविधान को कमजोर करने में तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही काम कर रही है, जो सरेआम कह रही है कि हम इस देश में समाजवाद को नहीं मानते, हम धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, हम बाबा साहब में कोई आस्था नहीं रखते। जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मानती है, जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मानती है, जिसको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं, हजारों जगह बाबा साहब की स्टैचू है। और पहले देश के लॉ मिनिस्टर को चीफ जस्टिस सुरेश कैत ने ऑर्डर किया, वहां के वकीलों ने संस्था बनाई कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट में उनकी मूर्ति लगे, और देखिए वहां सरफिरे 2, 4, 10, 20 वकील आज तक उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे। आप राजस्थान में जाइए, मनु की मूर्ति लगी है, वो कहते हैं मनु के विधान से चलेंगे। तो एक तरीके से संविधान को कहीं ना कहीं धत्ता बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इस सब पर पार्लियामेंट में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजते हैं, जैसे भी थे, कमजोर हैं, नालायक हैं, जो भी हैं, लेकिन आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 144 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाए, उनको बोलने का मौका न दिया जाए। सरकार अपनी तानाशाही मनमानी करे, कोई अगर इनके खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के मुकदमे डाले जाएं। तो ये लोग सुरक्षित नहीं है। तो हम सब साधारण लोग जो हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब पर तो खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। इस पर काम करने के लिए मैं समझता हूं हमारे पास केवल एक ही काम है, एक ही चारा है,
वो है कि आप लोग सब लोग इकट्ठे होकर रोडों पर उतरिए। अब रोडों पर उतरे बगैर कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये सरकार जो है ये बिल्कुल सरेराम सरेराह बेईमानी करने पर उतारू है। ना ये हमें नौकरी देना चाहती है, ना ये हमें समानता प्रदान करना चाहती है, ना ये संविधान में विश्वास करती है, ना हमें अपनी धार्मिक आज़ादी में बात करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमें सुनाने देती है। तो ये सब कर क्या रहे हैं?